आज फिर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स का लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर, जहाँ पर मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और मैं अभी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें 4 पॉइंट हैं, जिसमें से मैंने 2 पॉइंट डिस्कस कर दिए थे, मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सीमांत उपयोगिता, और दूसरा था प्रतिस्थापित प्रभाव। इसी कड़ी में तीसरा पॉइंट है इनकम इफेक्ट। नॉर्मली आपने देखा होगा जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं तो वास्तविक रूप से जो आपकी आय होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। जो चीज़ आप पहले 100 रुपये में खरीद रहे थे, अगर वही चीज़ आप 75 रुपये में खरीदेंगे और आपकी इनकम उस समय भी 1000 थी और अभी भी 1000 है, तो आपने देखा जब 1000 था तब आप 100 रुपया उसी वस्तु पर खर्च कर रहे थे, अभी आपकी इनकम 1000 रुपया ही है, फिर आप 75 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपकी वास्तविक आय में वृद्धि होती है, यानी आपकी क्रय क्षमता में वृद्धि होती है। तो निश्चित ही ऐसी वस्तुएं जो अनिवार्य आवश्यकता की श्रेणी में आती हैं या आरामदायक वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं, यानी नेसेसरी वांट्स और कंफर्ट्स वांट्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं, तो होता यह है कि उन वस्तुओं की मात्रा, उपयोग की जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप जो 100 रुपये में खरीद रहे थे वो 75 रुपये में मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर वो मात्रा बढ़ जाएगी। और इसी तरह से अगर 100 रुपये की चीज़ 125 रुपये की हो जाती है, 125 रुपये की हो जाती है, तो आपकी वास्तविक आय कम हो जाएगी। आमतौर पर जो हमारे देश में मध्यम श्रेणी के लोग हैं या निम्न श्रेणी के लोग हैं आय के माध्यम से, उन पर इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। और भारतवर्ष के अंदर तो ज़्यादातर लोग मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के ही हैं, तो कीमत के बढ़ने का और घटने का असर उनके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। तो ये भारतीय संदर्भ में हम अर्थशास्त्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं आय प्रभाव के माध्यम से, कि यदि किसी वस्तु का दाम गिरता है तो निश्चित तौर पर लॉ ऑफ डिमांड में हमें इस तरह से उसको समझना पड़ेगा कि ऑटोमेटिकली उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर, उससे क्रय शक्ति बढ़ रही है। और वही चीज़ अगर महंगी हो जाएगी तो आपकी उस वस्तु के संदर्भ में क्रय शक्ति कम हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यही है कि आय प्रभाव का मतलब यही है कि जब वस्तु सस्ती होती है तो मांग को बढ़ा देती है, और जब वस्तु महंगी होती है तो मांग को घटा देती है। इसी कड़ी में हमारा चौथा पॉइंट आता है नंबर ऑफ कस्टमर्स, क्रेताओं की संख्या या ग्राहकों की संख्या या नंबर ऑफ परचेजर्स। देखिए, हमेशा इस बात को गौर करिएगा, इसको 2 दृष्टिकोण से हम लोग समझ सकते हैं नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को। एक तो ये कि जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो उनके कंज्यूमर्स, उसके क्रेता ज़्यादा होते हैं, उसको खरीदने वाले, और जो चीज़ें महंगी होती हैं उनको खरीदने वाले कम होते हैं। अब आपने देखा भी होगा कि सामान्य तौर पर जब बाज़ार में आप जाते हैं तो जो सब्जी सस्ती होती है उसको खरीदने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, और जो चीज़ महंगी होती है उसको लोग कम खरीदते हैं। जब प्याज सस्ती थी तो उसके खरीदार ज़्यादा थे, बीच में आपने देखा प्याज महंगी हुई तो उसको खरीदने वाले कम लोग हो गए। तो क्रेताओं की जो संख्या होती है वो इस बात पर, उपभोक्ता की जो संख्या होती है इस बात पर निर्भर करती है, यदि चीज़ सस्ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी मांग ज़्यादा होगी। कई बार आप आरामदायक विलासितापूर्ण आवश्यकता की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अनिवार्य आवश्यकताओं से लेकर दूसरे पॉइंट आरामदायक आवश्यकताओं तक अगर चीज़ सस्ती हो जाएगी तो निश्चित तौर पर जो पहले उसका उपयोग नहीं भी करते थे वो भी करने लगेंगे। और एक इसका दूसरा जो दृष्टिकोण है वो ये दृष्टिकोण होता है, यदि हम ऐसे देशों को देखें जो विकसित देश हैं,
जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, और दूसरे वो देश हैं जो अर्ध विकसित हैं। तो आपने देखा कि यहां पर क्वालिटी पॉपुलेशन का ऑब्जेक्ट काम करता है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय, नेशनल इनकम उनकी ज़्यादा होती है, तो आपने देखिएगा कि जो विलासतापूर्ण वस्तुएं होती हैं उनकी मांग भी वहाँ ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? इसलिए ज़्यादा होती है कि उनकी आय के आधार पर वो चीज़ें उनको सस्ती लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक यूरोपियन व्यक्ति, मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था, एक घड़ी को 6 से 8 महीने, बहुत से बहुत 1 साल इस्तेमाल करता है, फिर उस घड़ी को वो फेंक देता है और दूसरी घड़ी खरीद लेता है। लेकिन हमारे देश में तो अगर आप सर्वे करेंगे तो 90% लोग जो हैं वो घड़ियों को खरीदते हैं, पहनते हैं, 20 साल 10 साल, खराब होती है तो ठीक कराते हैं, जब तक ठीक हो सकती है उसका उपयोग करते हैं। ये एक मानसिकता भी होती है, लेकिन एक कारण इसका आय से भी जुड़ा हुआ है कि अगर चीजें सस्ती हैं तो आपने देखा कि भारतवर्ष में वो चीजें ज्यादा खरीदी जाती हैं। यूरोपियन देश में जितनी विलासितापूर्ण आवश्यकताएं जो हमारे दृष्टिकोण से हैं, वो शायद उनके लिए सब अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, और जब चाहे वो चाहे उन चीजों को खरीद सकते हैं। हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, अमेरिका की आबादी 34-35 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि कार कहाँ ज़्यादा खरीदी जाती हैं तो अमेरिकन लोग 130 करोड़ की आबादी के बाद भी अमेरिकन लोग कार ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उनकी आय इतनी ज़्यादा है कि उनके लिए कार खरीदना कोई बहुत कठिन काम नहीं होता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष के अंदर एक मुश्किल काम होता है, बहुत कम जनसंख्या है जो इस तरह से चीज़ों को, कार को खरीद सकती है। तो आपने मेरे इस पॉइंट को समझा? कैसे समझा? कि अगर चीज़ें सस्ती होंगी तो उसमें उपभोक्ताओं की, क्रेताओं की संख्या ज़्यादा होगी, और अगर महंगी होंगी तो कम होगा। तो आज हमने 2 पॉइंट आपके सामने डिस्कस किए, एक था इनकम इफेक्ट और दूसरा था नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, या उपभोक्ताओं की संख्या या क्रेताओं की संख्या। अब देखिए, ऐसा होता है कि जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा उसमें प्रोफेसर मार्शल ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट कथन कहा है। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अपवादों को जरूर पढ़ें और समझें, और अपवादों को यदि आप समझ जाएंगे तो आप लॉ ऑफ डिमांड क्या है, या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ मार्जिनलिटी यूटिलिटी क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी लॉ ऑफ डिमांड में मैंने बताया कि चीज़ महंगे होने पर कम खरीदी जाती है, सस्ती होने पर ज़्यादा। लेकिन अगर आप व्यवहारिक तरीके से देखेंगे, और आप सब बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी होते हैं, तो आमतौर पर कभी कभी हम चीज़ों को जब गहराई से नहीं बता पाते हैं, तो बच्चों को जब बाजार में जाते हैं उनको लगता है कि सर ने तो ऐसा बताया था, लेकिन हमने तो महंगी चीज़ भी ज़्यादा खरीद ली, किसी को देख लिया उन्होंने खरीदते हुए। तो वो सारी चीज़ें अपवाद में आती हैं, एक्सेप्शंस में आती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर में कई बार ऐसा होता है कि हम सस्ती की जगह महंगी चीज़ भी ज़्यादा खरीद लेते हैं। और जब मैं एक्सेप्शंस आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो उस समय मैं ये बात आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किन परिस्थितियों में हम इस तरीके का व्यवहार करते हैं, वो कौन सी सोच होती है जिसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो एक्सेप्शंस तो होता है, लेकिन वो अपने आप में एक आध बारी वो घटना होती है, इसीलिए उसको एक्सेप्शन में लिया जाता है। और आपको कंफ्यूजन ना हो लॉ ऑफ डिमांड के विषय में, कि जो लॉ ऑफ डिमांड में कहा गया है वो गलत नहीं है, एकदम सही है, इसलिए एक्सेप्शंस बताना ज़रूरी होता है। तो अगले, जब मैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ इसलिए कि जिससे आप सही तरीके से इस चैप्टर को समझ सकें, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि यहाँ डायग्राम बनाने में थोड़ा सा तकलीफ है, इसलिए मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगले जो मैं क्लास लूँगा, अगला जो मैं वीडियो प्रिपेयर करूँगा वो होगा
एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम के अपवाद, और अपवादों से जो लॉ ऑफ डिमांड में आपको बताया गया, जो मैंने 4 एक्सप्लेनेशन दिए हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कितने ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ, कितने विवेक के साथ लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन को लिखा गया, कि जिससे हम अपनी सोसाइटी की, अपने नेशन की हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू।